आज हम एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं जो है फोर्ड की फ्रीस्टाइल। एज वी ऑल नो फोर्ड इंडिया से जा चुका है, तो आप अब ये नई गाड़ी तो नहीं ले सकते, बट अगर कोई पुरानी गाड़ी लेना चाहे तो उसके लिए ये रिव्यू बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट रिव्यू ड्राइव रिव्यू भी रहेगा एज वेल एज एक ये लॉन्ग टर्म रिव्यू भी रहेगा, क्योंकि गाड़ी 5.5 साल पुरानी है और गाड़ी 91,000 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक। तो आपको एक लॉन्ग टर्म रिव्यू में ये कितनी रिलायबल रहेगी, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो भी इस रिव्यू में पता चल जाएगा। इस रिव्यू को मैंने डिवाइड किया है प्रोज एंड कॉन्स में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रो नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, वो है इसकी रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी, ड्यू टू विच ये गाड़ी स्ट्रॉन्ग तो है ही, सेफ तो है, एज वेल एज ये गाड़ी इतनी रोबस्ट है कि आप इसको कहीं भी कैसे भी रास्ते पे कितनी भी स्पीड में निकालिए, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये गाड़ी वीक बनी हुई है या नीचे से सस्पेंशन इसमें वीक लगे हुए हैं, आर्म्स वीक लगे हुए हैं, गाड़ी का चेसी आवाज़ कर रहा है या सस्पेंशन बड़ा बड़ा आवाज़ कर रहे हैं, नीचे से ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी टूटने वाली है या वीक बनी हुई है। जैसे कई सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं जो प्रीमियम तो हैं, जैसे हुंडई की कई सारी प्रीमियम गाड़ियाँ हैं, वो हाईवे पे तो बहुत अच्छी हैं, बट जैसे ही आप इनको कच्चे में ले जाते हैं फिर नीचे से कई सारी बड़ सस्पेंशन की आवाज़ और नीचे से चेसिस की आवाज़, कई सारी आवाज़ें जनरेट हो जाती हैं, जिससे आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ती है। तो वो इतनी अब्यूज़ फ्रेंडली नहीं होती, बट ये गाड़ी इतनी अब्यूज़ फ्रेंडली है। आप इसको खेत में कुदा दीजिए गाड़ी को 100 की स्पीड में, और इस गाड़ी में आपको ये फील आएगा कि बिल्ड लाइक अ टैंक, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। आप ख़राब रोड देखेंगे ना, तो अगर ये गाड़ी चला रहे हैं तो और स्पीड बढ़ा देंगे, ब्रेकर देखेंगे और स्पीड बढ़ा देंगे, क्योंकि ये ग्लाइड करती हुई जाती है उन चीज़ों पे। और जो फील आता है आपको स्टीयरिंग पे और गाड़ी की बॉडी पे, वो ऐसा आता है कि आप किसी टैंक को चला रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिकन है। अमेरिकन की बिल्ड क्वालिटी तो रहती है, ऐसी बिल्ड क्वालिटी इससे और अच्छी अगर देखनी है तो वो है जीप कंपास की। वो भी गाड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग है, जब भी आप उसको ख़राब रोड पर चलाएंगे तो वो इतना स्ट्रॉन्ग फीडबैक देगी कि आप उसको और तो नेक्स्ट प्रो की बात करते हैं, वो है इसका एसी। जो लोग फोर्ड यूज़ कर रहे हैं या कभी उसमें बैठे हैं, एक बात आपने तुरंत ही नोटिस करी होगी कि उसका एसी कितना पावरफुल है। गाड़ी 51 डिग्री सेल्सियस में बाहर खड़ी हुई है, आपने स्टार्ट करी और गाड़ी का अगर एसी आपने 22 कर दिया तो आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं झेल सकते। 2 मिनट बाद आपको 25-26 करना पड़ेगा, गाड़ी कितनी भी गर्म बनी रहे। इतना चिल एसी है, इतना चिल एसी है कि आप इसको 22 पे कभी भी नहीं चला सकते, बाहर बेशक 55 डिग्री हो। मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है। मैंने गाड़ी चलाई, गाड़ी बहुत गर्म थी, धूप में रखी थी, मैंने स्टार्ट करके गाड़ी 22 पे कर दिया एसी, और गाड़ी में 1-2 मिनट ड्राइव नहीं कर पाया, मुझे तुरंत ही 25 करना पड़ा। इतना एसी इसका कूल है, इतनी कूल हवा आती है कि आप इसको 25 से नीचे तो झेल ही नहीं सकते। अब 17-18 के तो सपने भूल जाइए, आप इसको 22-23 पे भी नहीं चला सकते। आपको ये एसी 25-26 के बीच में ही चलाना पड़ेगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसी है। इतना स्ट्रॉन्ग एसी मैंने अभी तक किसी गाड़ी में नहीं देखा, स्पेशली इन दिस सेगमेंट। अब नेक्स्ट प्रो की बात करते हैं, तो वो है इसका स्टीयरिंग। इस गाड़ी का स्टीयरिंग बिल्कुल लाइट है, बट हाई स्पीड पे बिल्कुल डायरेक्ट है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो अभी मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही हैं उनके स्टीयरिंग बहुत लाइट है, बट आपको वो कनेक्शन फील नहीं होता टायरों से। ऐसा लगता है आप किसी मोटर को घुमा रहे हैं और वो मोटर टायर को घुमा रही है, डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। बट इस गाड़ी में हाई स्पीड पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। लो स्पीड पे तो इसमें भी आपको ऐसे ही लगेगा कि हाँ मोटराइज स्टीयरिंग है और बिल्कुल लाइट स्टीयरिंग है और आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगेगा। बट जैसे ही गाड़ी 80-90 होती है, गाड़ी का स्टीयरिंग बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है। ऐसा लगेगा जो मोटर जो बीच में थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और गाड़ी 100% हाइड्रोलिक मोड पे आ गई है। तो जब आप इसको टर्न करेंगे ना, तो जो एक फील आएगा हाइड्रोलिक स्टीयरिंग वाला, वो पावर स्टीयरिंग जो मोटराइज पावर स्टीयरिंग है उससे बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे मैं हुंडई की गाड़ी यूज़ करता हूँ तो उसमें हाई स्पीड में वो मोटराइज फील ही रहता है, बिल्कुल लाइट ही रहती है, कोई वेट नहीं आता, कुछ फीडबैक नहीं आता। जैसा स्लो स्पीड पे रहता है स्टीयरिंग, वैसा ही हाई स्पीड पे रहता है। बट इस गाड़ी में ऐसा नहीं है, स्लो स्पीड पे स्टीयरिंग बिल्कुल अलग बिहेव करता है, सॉफ्ट रहता है। बट जैसे ही गाड़ी हाई स्पीड पे जाती है, वो जो मोटर थी जो असिस्ट कर रही होती है उसका असिस्टेंस बहुत कम हो जाता है और गाड़ी एक तरह से हाइड्रोलिक स्टीयरिंग पे आ जाती है। पावर जो स्टीयरिंग असिस्टेड स्टीयरिंग की जगह, मोटराइज स्टीयरिंग की जगह ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग पे आ जाती है और गाड़ी बिल्कुल डायरेक्ट हो जाती है। इतनी शार्प इसकी स्टीयरिंग हो जाती है, आप थोड़ा सा लेफ्ट करेंगे गाड़ी पूरी लेफ्ट चली जाएगी, थोड़ा सा राइट करेंगे राइट चली जाएगी, पूरा फील और फीडबैक आता है इसकी स्टीयरिंग पर। अब अगले प्रो की बात करें, वो है इसकी ब्रेकिंग।
इस गाड़ी की ब्रेकिंग इतनी अल्टीमेट है, आप कितनी भी स्पीड बनी रहे 120, 130, 140 पे आप ब्रेक लगाइए, गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, ना लेफ्ट जाएगी ना राइट जाएगी, ना ही नोज डाइव होगी, ना ही बॉडी रोल आएगा, ना ही आपका कहीं से भी कॉन्फिडेंस लूज होगा। आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा 140, 150 पे भी कि आप फुल ब्रेक भी लगा सकते हैं, एज वेल एज गाड़ी को टर्न भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट आप मनूवर कर सकते हैं फुल ब्रेकिंग। ना तो कोई बॉडी रोल आएगा, ना कोई नोज डाइव आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। आपको फुल कॉन्फिडेंस रहता है गाड़ी पर, और पेडल पे आपको पूरा फील और फीडबैक मिलता रहता है ऑल द टाइम। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रो की, जो है क्लच। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वन ऑफ द लाइटेस्ट क्लच है, सेगमेंट में और भी गाड़ियाँ हैं जो और लाइट क्लच देती हैं, बट इसका जो थ्रो है, जो क्वालिटी है क्लच की और प्रेस की, वो बहुत अच्छी है। जो इसका थ्रो है वो बहुत शॉर्ट है, और जो फीडबैक आता है वो बहुत पॉजिटिव आता है, बहुत स्पोर्टी फीडबैक आता है इसका एक्चुअली में। तो ये ऑन द स्पोर्टियर साइड है, और जब आप गियर शिफ्ट करेंगे, जब क्लच का यूज़ करेंगे, तो बहुत क्विक क्लच है इसका, बहुत आपको कॉन्फिडेंस देता है तुरंत गाड़ी को पिक करने में। नेक्स्ट प्रो है इस गाड़ी का गियरिंग। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वन ऑफ द लाइटेस्ट है, जैसे हुंडई के रहते हैं बटर स्मूथ, में पता ही नहीं चलता गियर लग रहा है कि नहीं लग रहा। इसका इतना लाइट नहीं है, बट इसका गियरिंग का जो थ्रो है, वो जो फील है, वो बहुत स्पोर्टी है। आप जब भी गियर लगाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हाँ गियर लग चुका है। जब आप 3rd से 4th में लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ गियर लग चुका है। शॉर्ट थ्रो है, पर बहुत क्रिस्प थ्रो है, जैसे कि फॉक्सवैगन की गाड़ियों में आते हैं वैसे एकदम क्रिस्प थ्रो है, बहुत स्पोर्टी थ्रो है इसके। तो नेक्स्ट प्रो की बात करते हैं, वो इस गाड़ी के सस्पेंशन इतने अच्छे हैं कि आपको कभी नहीं लगेगा कि आपको सस्पेंशन अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ड्यू टू सस्पेंशन एंड लो ग्राउंड क्लियरेंस, इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है ना, वो गो कार्ट जैसी है। आप इसको लेफ्ट राइट पूरे दिन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। ये सस्पेंशन की वजह से गाड़ी में ना तो बॉडी रोल है, और ना ही हाई स्पीड पे बाउंसीनेस है। कई सारी गाड़ियों में हाई स्पीड पे बाउंस करती है, जब आप एक्सप्रेस वे पर जा रहे होते तो एक्सपेंशन जॉइंट आते हैं, या वो ब्रिज आते हैं, पुलिया आती है, तो गाड़ी बाउंस करती है, 2-3 बार में सेटल होती है। इसमें 0% बाउंस मिलेगा, और आप कितनी भी स्पीड में गाड़ी को मोड़ दीजिए, कॉर्नर पे 1% बॉडी रोल नहीं है। एज वेल एज कम्फर्ट भी है इसमें। जब गाड़ी ख़राब रोड पे जाती है, या जब ब्रेकर पे जाएगी, जब गड्ढों में जाएगी, तो उसकी कुशनिंग भी बहुत अच्छी है। तो ये कंफर्ट के कंफर्टेबल है, स्पोर्टी के स्पोर्टी है, बिल्कुल परफेक्ट सस्पेंशन है इस गाड़ी के। अब नेक्स्ट प्रो की बात करते हैं, तो वो है इसकी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी। मैंने कई सारी गाड़ियाँ ऐसी चलाई हैं जिनकी कॉर्नरिंग अच्छी है, क्योंकि वो लाइट वेट है और स्टिफ सस्पेंशन है, तो कॉर्नरिंग कई सारी गाड़ियों की अच्छी रहती है। बट वो गाड़ी ड्यू टू लाइट वेट हाई स्पीड पे स्ट्रगल करती हैं स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में या हाईवे की स्टेबिलिटी में। बट ये गाड़ी, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, वेट अच्छा है इसमें, और इसका जो सस्पेंशन वगैरह है वो भी बहुत अच्छा है, व्हील बेस अच्छा है, और ये कहीं ना कहीं सब 4 मीटर जैसे गाड़ियाँ होती हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस हाई रहता है, तो वो थोड़ा स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में इतनी अच्छी नहीं रहती। बट इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, उसकी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी एकदम रॉक सॉलिड है। गाड़ी 130-140 पे आप एक्सप्रेस वे पर चलाइए, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी हवा में आ रही है या फिर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है या गाड़ी स्ट्रेस ले रही है, क्योंकि एक तो इंजन इसका बहुत बड़ा है, तो स्ट्रेस तो लेती नहीं है। दूसरा, इसमें जो मैंने आपको बताया कि जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो कंपेयर टू जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है उनसे कम है, तो इसका जो स्टेबिलिटी हाईवे पे बढ़ जाता है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, वो बहुत अच्छी है, तो रॉक सॉलिड होकर गाड़ी हाईवे पर चलती है। अब लास्ट प्रो की बात करते हैं, जो सबसे मेन इसका प्रो है वो है इसका इंजन। ये प्रो थोड़ा सा लंबा रहेगा, क्योंकि यही इंजन जो है, सारे प्रो एक तरफ, ये इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो एक तरफ। अब ये स्पेशल क्यों है, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जो लो एंड टॉर्क है, तो इसके सेगमेंट के जो इंजन आते थे 1.4 जो हुंडई का आता था और 1.3 जो मारुति का आता था, उनसे लो एंड टॉर्क इसका बहुत अच्छा है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा इसमें टर्बो लैग नहीं है, इसमें थोड़ा सा टर्बो लैग है, आप स्लो करेंगे हाई गियर रहेगा तो थोड़ा सा टर्बो लैग है। बट वो इंजन 1750 पे टर्बो चालू होता था, इसका 1500 पे ही चालू हो जाएगा, और 1500 से लेके 5000 आरपीएम तक कांस्टेंट पावर है, कहीं भी डिप नहीं होती। हुंडई का जो इंजन आता है वो 3500 आरपीएम के बाद बोल जाता है, फिर पावर एकदम डिप हो जाती है, आपको दूसरे से तीसरा गियर लगाना पड़ेगा। मारुति का इंजन जरूर जाता था 4500-5000 आरपीएम तक, बट वो लो एंड में ख़त्म था। ये लो एंड में भी अच्छा है, मिड रेंज में तो इसका कोई तोड़ नहीं है, और हाई एंड में
जैसे आपको ऐसा लगेगा आप पेट्रोल कोई होंडा सिटी वगैरह जैसा हाई रेविंग इंजन होते हैं उनके, तो आप पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं, पावर देती ही जा रही है, देती ही जा रही है, देती ही जा रही है, जबकि डीजल इंजन का ऐसा नेचर नहीं होता। डीजल इंजन हाई आरपीएम पर पावर ड्रॉप कर देता है एकदम, आपको तुरंत गियर बढ़ाना पड़ता है, बट ये पेट्रोल की तरह बिहेव करता है ये इंजन। मैंने 4,500-5 हज़ार आरपीएम तक इस इंजन को चलाया है। अब मैं एक और आपको बात बताऊं, आप एक गाड़ी का नाम बताइए जो थर्ड गियर में 140 की स्पीड चली जाए, थर्ड गियर में एक गाड़ी डीजल बता दीजिए। कोई भी गाड़ी, सेगमेंट छोड़िए, सेगमेंट के अबव ऐसी गाड़ी नहीं है जो थर्ड गियर में 100 से ऊपर, 100-110 से ऊपर जा पाए। ये गाड़ी थर्ड गियर में 130-140 तक जाती है थर्ड गियर में। गियर चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना लंबा पावर बैंड है। आप एक गियर में 140 तक कर आएंगे थर्ड गियर में, आपको फोर्थ और फिफ्थ की ज़रूरत ही नहीं है। इतना करंट है, इतनी पावर है इस इंजन का, तो कोई तोड़ है ही नहीं। एज वेल एज ये इतना स्मूथ और इतना रिफाइंड है रनिंग में। मैंने आपको कौन बताया, स्टार्टिंग में जब खड़ा रहेगा तब जरूर आवाज़ करता है, लेकिन जब एक बार ये रनिंग में आ जाए तो इतना स्मूथ है, बटर स्मूथ, कोई आवाज़ नहीं आए अंदर, कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक पेट्रोल इंजन चलता है। पेट्रोल डीजल है तो थोड़ी सी नॉइज़ तो होगी, बट वो इतनी ज़्यादा नॉइज़ नहीं है। मैं कहूँगा वो जो मारुति का इंजन आता है ना 1.3, उससे तो बहुत ज़्यादा साइलेंट है रनिंग में, बहुत साइलेंट है। अब ये तो हो गई पावर की बात, एनवीएच और स्मूथनेस की बात। अब एवरेज का क्या, मैं ये कह रहा हूँ ये गाड़ी 20+ का एवरेज देती है, और क्या ऑलराउंडर चाहिए आपको। आप कोई गाड़ी लेंगे आज परफॉर्मेंस वाली, तो पहले तो टर्बो पेट्रोल इंजन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब पेट्रोल टर्बो उसमें भी पावर अच्छी होती है, बट जो डीजल टर्बो का पुश होता है वो एक अलग ही रहता है। सेकंड गियर में, स्पेशली थर्ड गियर में उनका टर्बो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीनियर टाइप का रहता है, इतना पुश नहीं मिलता जो डीजल के टर्बो में पुश मिलता है। तो एक तो आपको पुश मिल रहा है, चलिए मान लीजिए मैं एक बार मान लेता हूँ वरना वगैरह ये सब 160 आ रही है, इनमें पुश आपको मिल जाएगा, बट एवरेज का क्या करेंगे, फिर वो 9-10 का एवरेज देंगे, बहुत से बहुत 14-15 का एवरेज देगी। ये गाड़ी आपको 20+ का एवरेज देती है। आप कैसे भी चला लीजिए, 16-17 का एवरेज तो कहीं भी नहीं गया। अगर आप थोड़ा सा भी इसको आराम से चलाते हैं 20, 22, 23 का एवरेज देती है ये गाड़ी। तो आपको ऐसी गाड़ी कहाँ मिलेगी जो थर्ड गियर में 140 तक भी जा रही है और 20 का एवरेज भी दे रही है, और डीजल भी है और वाइब्रेशन भी नहीं है। तो इस तरीके से ये एक ऑलराउंडर पैकेज है, परफॉर्मेंस भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, लो मेंटेनेंस भी है, और गाड़ी की कॉस्ट भी कम है। 8.5 लाख रुपए में आपको इतना परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी ब्रेकिंग, इतनी अच्छी हैंडलिंग, इतना अच्छा सस्पेंशन कहाँ मिल रहा है। बट वही ये कदर नहीं करी तो वो चली गई। चलिए तो कौन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, वो इसका इंजन नॉइज़। मैंने आपको बताया इसका एनवीएच बहुत अच्छा है, इंजन नॉइज़ नहीं है इसमें, बट वो रनिंग पे है जब गाड़ी चल रही होती है। बट जब गाड़ी खड़ी रहती है तो इसका जो इंजन का नॉइज़ है वो कैबिन के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, और इसका जो वाइब्रेशन है इंजन का वो भी कैबिन के अंदर आता है। स्टीयरिंग पेडल्स पे आप वाइब्रेशन फील कर सकते हैं आइडियल में। गाड़ी चल भी बहुत ज़्यादा चुकी है, 91,000 किलोमीटर, तो मे भी उस चक्कर में भी थोड़े वाइब्रेशन बढ़ गए होंगे, बट साउंड और वाइब्रेशन आपको अंदर आएगा जब भी आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी, क्योंकि 1500 सीसी इंजन है, इंजन भी बड़ा है। बट जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करके चलाने लगेंगे वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इंजन साउंड भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कौन नंबर सेकंड की बात करें तो वो अगेन रनिंग ज़्यादा हो गई है और डीजल गाड़ी है, तो वो हर डीजल गाड़ी के लिए उसका क्लच थोड़ा सा हार्ड हो गया है, क्योंकि अभी तक क्लच एक भी बार चेंज नहीं हुआ है। जो कंपनी से लग के आया था क्लच वही लगा हुआ है, और डीजल गाड़ी है, ओल्ड काफ़ी चल भी चुकी है, तो उसका क्लच पेडल थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो कौन नंबर थर्ड की बात करें तो वो भी ड्यू टू हाई रनिंग है मुझे लगता है। जैसे कि इसके इंजन माउंट है वो ढीले हो गए हैं, तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे इंजन तो पूरी गाड़ी एकदम कपती है, और फिर स्टार्ट होने के बाद कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल हो जाती है। बट जब आप बंद फिर करते हैं गाड़ी को, फिर पूरी गाड़ी एकदम कपेगी, पूरी वाइब्रेट होती है, क्योंकि इंजन वाइब्रेट होता है, क्योंकि वो इंजन के जो माउंट हैं वो कट गए होंगे। अगेन सेम चीज़ है, इंजन में काफ़ी आवाज़ें भी आती हैं, कई तरह की सी चूँ चूँ अलग अलग टाइप की आवाज़ें उसमें आती रहती हैं। और जब गाड़ी अपन ख़राब रोड पे ले जाते हैं या मोड़ते हैं तो उसमें रबड़ की नीचे से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ें वो आती रहती है। तो मतलब मैं कहूँगा थोड़े से इंजन की साइड से थोड़े से रेटल्स आने लगे हैं जो नीचे की साइड से। सस्पेंशन से कोई आवाज़ नहीं है, सस्पेंशन से कोई नॉइज़ नहीं है, बट वो जो कंपोनेंट रबड़ लगी रहती है नीचे, मे बी ड्यू टू विच वो थोड़ी बहुत आवाज़ें और थोड़ी बहुत वो नीचे से आती रहती है, तो रबड़ और ये माउंट वगैरह चेंज होने की ज़रूरत है।
चलिए बात करते हैं अब कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन ये है कि नई गाड़ी तो आप ले नहीं सकते, बट अगर आपको कहीं पुरानी गाड़ी ये डीजल में मिल रही है, कम चली हुई, 40-50 हज़ार किलोमीटर चली हुई, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत फन टू ड्राइव कार है। मैं ये कहूँगा जो आप 17 लाख 18 लाख रुपए किसी और गाड़ी के लिए देंगे, जो आजकल पेट्रोल टर्बो आ रही हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको जो आएगी वो पावर तो मिलेगी बट एवरेज इतना नहीं मिलेगा। इस गाड़ी, ये ऑलराउंडर गाड़ी है, इसका 20 प्लस का एवरेज है, इसमें पावर की पावर है। और मैं ये कहूँगा कि जैसे हुंडई है, अब वो अपना एक एन लाइन निकाल रही है और गाड़ियाँ जीटी लाइन निकाल रही हैं, कोई एक्स लाइन निकाल रहा है, कोई कई सारी लाइंस निकाल रहा है। बट ये और उसमें कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, वो स्टीयरिंग को स्टिफ कर रहे हैं, ब्रेक को और अच्छा कर रहे हैं, सस्पेंशन को स्टिफ कर रहे हैं। ये सारी तो डिफ़ॉल्ट आती हैं फोर्ड में। जो ब्रेकिंग है वो उनकी एन लाइन से बहुत अच्छी है, उनकी एन लाइन से स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है। इसका कोई जीटी लाइन और स्पोर्ट लाइन नहीं है। ये बेस से ही गाड़ियाँ, स्टैंडर्ड गाड़ियाँ इतनी अच्छी बनाते थे कि उनकी जो जीटी लाइन और स्पोर्ट लाइन है वो उसको आज भी पछाड़ सकती है ये गाड़ी। मैं सच कह रहा हूँ। तो ब्रेकिंग के मामले में, हैंडलिंग के मामले में उन गाड़ियों को आज भी ये टक्कर दे देगी। जबकि इसका ये नॉर्मल वर्जन है, कोई स्पोर्टी और वो वर्जन नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी गाड़ी थी। तो ये इसका मैंने आपको बताया, सस्पेंशन कंफर्टेबल भी है और स्पोर्टी भी है। तो ये ऑलराउंडर पैकेज है। 20 का एवरेज है, अच्छी पावर है, अच्छी हैंडलिंग है, अंदर भी अच्छा स्पेस है, कंफर्ट भी अच्छा है, एनवीएच भी अच्छा है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी भी अच्छी है। तो ये हाईवे के लिए भी बहुत अच्छी कार बन जाती है, फैमिली के लिए भी अच्छी कार बन जाती है और एक इंथुजियास्टिक के लिए भी अच्छी कार बन जाती है। तो ये ऑलराउंडर पैकेज है। मैं तो कहूँगा अगर आपको मिल रही है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बस एक बार अपना फोर्ड का आप चेक कर लीजिए सर्विस सेंटर आपके एरिया में है या नहीं, या उनकी कैसी क्वालिटी है और पार्ट अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।